अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज क्लास नंबर 9 है और इंशाल्लाह जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट है। अभी तक देखिए हमने गोल मेकिंग पे बात की, गोल किस तरह बनाने चाहिए, गोल्स को फॉलो किस तरह से करना। जी सॉरी। तो गोल्स के हवाले से हमने स्मार्ट गोल्स पे बात की। आप लोगों को याद होगा कि देखिए ज़्यादातर लोग शायद गोल्स को इसलिए फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनके गोल्स स्मार्ट नहीं होते हैं, बहुत जनरल गोल्स होते हैं। तो गोल्स को स्मार्ट बनाना चाहिए। स्मार्ट गोल्स से क्या मुराद है? ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। फिर मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई कि देखिए अगर आपने किसी गोल को फॉलो करना है तो उसके लिए एक टेक्निक पे काफ़ी बात होती है आजकल। टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स इस पे बात करते हैं और माहिर नफ्सियात इस पे बात करते हैं, स्पेशली लाइफ कोचेस। और वो है वूप, जिसमें है विश, आउटकम, ऑब्स्टिकल और फिर उसके बाद प्लान। और ये मैंने आपको बनाकर भी दिखाया, बताया भी किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने आपको गोल मेकिंग इन लाइट ऑफ सूरल असर इसकी तरफ तलकीन दिलवाई कि एक तालिब इल्म को, खसूसन एक तालिब इल्म को, क्योंकि देखिए तालिब इल्म जो है उसकी ज़िंदगी कुछ मुख्तलिफ होनी चाहिए अवामुन नास से। तो बड़ी अशद ज़रूरत है हमें कि हम सूरह अल असर की रोशनी में, इवन दो ये गोल्स तो इंसानियत के लिए हैं, लेकिन कम से कम तालिब इल्म को तो इस पे अमल करना चाहिए जिसमें ईमान है, अमल साले है और हक और सब्र की तलकीन है और हक और सब्र की दावत देना है दूसरों को। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए एक तालिब इल्म को अपने गोल्स बनाने चाहिए, गोल सेटिंग करनी चाहिए। इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, ये मोटी मोटी जो है वो ये चीज़ है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मैं वैसे ही आपको ऑरली बता देता हूँ, जो आपको बड़ा मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे ही ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग के हवाले से, या जो है वो कोई मसला दरपेश आ रहा है, कोई डिमोटिवेशन है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, उस हवाले से तो उसमें चंद एक चीज़ें आप बेशक रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए। एक चीज़ है व्हील ऑफ लाइफ, तो उसको आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा, व्हील ऑफ लाइफ क्या होता है। और व्हील ऑफ लाइफ को सामने रख के जो है वो अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि व्हील ऑफ लाइफ से मेरी क्या मुराद है और इसको किस तरह से हम जो है वो अपने ऊपर अप्लाई भी इंशाल्लाह ताला जो है वो कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो इसमें ये वर्कशीट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मैंने एक वर्कशीट डिज़ाइन की हुई है और ये वर्कशीट आपको इंटरनेट से मिल सकती है इजीली। इसमें आप देखिए कि व्हील ऑफ लाइफ होता है कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो शोबे हैं या अपनी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सामने रख कर जो है वो एक डिसीजन लेता है कि इस वक्त मुझे किस चीज़ पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये लाइफ के मुख्तलिफ एरियाज हैं जो लेफ्ट में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन और इसकी डिस्क्रिप्शन में है, मिसाल के तौर पे अगर मुसलमान के व्हील ऑफ लाइफ की बात की जाए, असल में जब आप गूगल पे व्हील ऑफ लाइफ सर्च करेंगे तो वहाँ मुसलमानों का तो नहीं निकलेगा ना, ये तो मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है मुसलमानों को जहन में रख के। वहाँ तो वेस्टर्न साइकोलॉजी के मुताबिक निकलेगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी उसको अप्लाई कैसे करना है। स्पिरिचुअल कनेक्शन एक एरिया है मुसलमान की ज़िंदगी का, और इसकी डिस्क्रिप्शन है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक, नमाज, कुरान, जिक्र वगैरह वगैरह, रूहानियत। उसके बाद वर्क है और मकसद है, उसमें कैरियर है, जॉब है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी है। फिर हेल्थ भी एक एरिया है, हेल्थ को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता।
टाइम विद फैमिली एक एरिया है, इमोशनल वेलबींग एक एरिया है। जाहिर है एक इंसान नमाजें पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, और वह काम पे भी जाता है, यूनिवर्सिटी भी जाता है, लेकिन इमोशनली डाउन है, तो इसका मतलब उसका ये वाला एरिया जो है इग्नोर हो रहा है। ठीक है। सोशल एंड फ्रेंडशिप एक एरिया है, सोशल रिलेशन भी रखने हैं और दोस्ती भी है लोगों के साथ, तो जाहिर है ये भी इंसान की एक नीड है। सोशल कनेक्शन के बगैर इंसान जिंदा तो नहीं रह सकता ना, सीधी सी बात है। तन्हाई, लोनलीनेस इंसान को वैसे ही खा जाती है। उसके बाद एक एरिया पर्सनल डेवलपमेंट का, जिसमें नॉलेज है, रीडिंग स्किल्स है, हॉबीज है, इस्लामिक लर्निंग, जो भी आपने अपने आप को डेवलप करना है। उसके बाद एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल है, कि ये भी एक एरिया है। जाहिर है आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो उसके बाद जो है वो हर एरिया में अपने आप को रेट करना है, जैसे लिखा है ना, रेटिंग 1 to 10। के मिसाल के तौर पे इस वक्त स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात की जाए तो आपको क्या लगता है 10 में से आप अपने आप को कितने नंबर देंगे? जैसे मैं मिसाल के तौर पे देता हूँ 8, लेट से। अच्छा, काम के हवाले से आपको काम अपना कितना पसंद है, कितने नंबर देते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के हवाले से? लेट से 5, 6, 7। हेल्थ किस वक्त इस वक्त कितनी है आपकी? आपको क्या लगता है, आप ओवरवेट हैं, आपको आप लीन है बहुत ज़्यादा, आपको कोई बीमारी है अल्लाह ना करे, आपको बहुत ज़्यादा लिथार्जी होती है? सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना इसमें। स्लीप कैसी है आपकी, कितने नंबर देते हैं? तो ये आपने नंबर देने अपने आप को। और उसके बाद जो है वो ये चीज़ें हैं कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा आपको खुशी देते हैं, फुलफिलिंग है आपके लिए। पहला सवाल ये है। जाहिर है उन पर ज़्यादा फिर वर्किंग करनी है ना, जो एरियाज आपको ज़्यादा खुशी देते हैं उन पर ज़्यादा वर्किंग करेंगे। उसके बाद है, विच 1 to 2 एरियाज डू आई वांट टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग फर्स्ट? सबसे पहले किस एरिया पे मुझे तवज्जो देनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, आपको नजर आ रहा है आपकी हेल्थ जो है ना वो बहुत 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 डाउन जा रही है, बाकी सारी चीजें ठीक जा रही है, तो इसका मतलब कि ये एक अलार्म है, इमरजेंसी अलार्म है। आपको सबसे पहले उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर सेहत चली गई तो सब कुछ चला जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह एक इंसान जो है उसकी सारी चीजें ठीक है, कैरियर भी ठीक जा रहा है, लेकिन उसकी नमाजें ही ठीक नहीं है, तो ये भी एक अलार्म है, इमरजेंसी सिचुएशन है। आर माई प्रायोरिटीज अलाइंड विद व्हाट प्लीजेस अल्लाह? ये भी एक सवाल है कि क्या जो मेरी प्रायोरिटीज हैं, तरजीहात हैं, वो हैं जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है? व्हाट स्मॉल चेंज कुड आई मेक दिस वीक टू इम्प्रूव माई लोएस्ट एरिया? और फिर व्हाट दुआ कैन आई स्टार्ट मेकिंग? तो ये मैंने एक आपको दिखाई है व्हील ऑफ लाइफ की वर्कशीट, ये वैसे आपके लिए मुफीद हो सकती है इंशाल्लाह। पॉइंट इस बहुत सी देखिए ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं और करनी चाहिए। अगर आपने एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल बनना है, एक मतवाजन, ज़ाहिर है आपने इंडिविजुअल बनना है, तवाज़न लाना है अपनी ज़िंदगी में, तो ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो बहरहाल आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से सबसे पहला जो स्टेप है देखिए वो ये होता है कि आप अपने टाइम का मुहासबा तो कीजिए ना, आपको पता तो हो ना आपका टाइम सर्फ कहाँ होता है। उसके लिए आपको कम से कम 1 वीक ये शीट फिल करनी पड़ेगी, ताकि आपको पता लग जाए। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप रात 9 बजे क्या कर रहे होते हैं, और आपको जवाब ही कोई ना आए, आप सोच में पड़ जाए कि वाकई मैं 9 बजे क्या कर रहा होता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपकी पुअर टाइम मैनेजमेंट है और आपकी लाइफ बहुत रैंडम है। ठीक है। तो वो जवाब आपको आना चाहिए। वो जवाब तब तक नहीं आएगा जब तक आपने बैठकर अपने टाइम का एनालिसिस नहीं किया। तो ये पहला स्टेप है कि आप लिखिए, जैसे रात 12 से लेके लेट से सुबह 9 बजे तक आप क्या कर रहे हैं। अगर सो रहे हैं तो लिख दें सो रहे हैं, अगर बीच में कहीं फजर के लिए जाग रहे हैं तो यहाँ पे लिख दें। जैसे ये स्लॉट है 4 बजे, लेट से कोई फजर के लिए जागता है तो यहाँ लिख दें फजर, फजर की नमाज। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ फिल करना। पहला स्टेप क्या हुआ? टाइम का एनालिसिस।
उसके बाद एक डेली चेकलिस्ट ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, जो देखते हुए आप जो है ना वो अपने दिन का मुहासबा करें। क्योंकि जो लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं ना, उनकी कोई चेकलिस्ट ज़रूर होती है, कि सुबह उठ के वो चेक करें, रात सोते हुए वो चेक करें। तो ये चीज़ आपको बड़ा फ़ायदा देगी, आपको बड़ा ऑर्गेनाइज़्ड बनाएगी। और मैंने आपको कहा था कि ये आज से 16 साल पुरानी एक फ़ाइल है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में खुद तालिब-इल्म था, मैंने तब की बनाई हुई है, और ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको मिसाल देता हूँ कि देखिए, ये एक खातून, अमेरिकन खातून की एक एक आपको मिसाल दे रहा हूँ। ज़ाहिर है इंटरनेट से ही मैंने मिसाल ली थी, कि उन्होंने अपने टाइम का मुहासबा किया, एनालिसिस किया, और उन्होंने ये देखा, जैसे इसी को फ़िल किया होगा और यहीं से अंदाज़ा लगाया होगा कि वो ये 1 वीक का उनका टाइम का पूरा मुहासबा है। देखिए, एंटायर वीक में 167 घंटे होते हैं, नीचे लिखा हुआ है 168 आवर्स। तो उन्होंने ये नोट किया कि वो 46 घंटे सोती हैं। 46 घंटे का मतलब ये है जी, कि वो साढ़े 6 घंटे नींद ले रही हैं, ठीक है? 46 का जो है वो ये मतलब होता है 46 घंटे का। तो साढ़े 6 घंटे की नींद, चलो ठीक है। 7 घंटे 8 घंटे वैसे अच्छी नींद होती है, लेकिन ठीक है। उसके बाद वो अपनी बेटी का हाथ बटाती हैं उनके होमवर्क में। जी, उसके बाद वो अपनी बेटी का हाथ बटाती हैं उनके होमवर्क में, 15 घंटे वीक में देती हैं अपनी बेटी को, जो कि एक ज़रूरी काम है, मैंडेटरी काम है, प्रायोरिटी वाला काम है। उसके बाद वो जो है बेटी के साथ खेलती हैं, 8 घंटे उसमें लगाती हैं। फिर हस्बैंड के साथ जो वन ऑन वन टाइम है, क्वालिटी टाइम, वो वीक में 5 घंटे है, यानी हाफ आवर डेली में भी, या ऑलमोस्ट 40 मिनट्स डेली। पार्ट टाइम वर्क करती हैं वो, कोई जॉब करती होंगी या बिजनेस करती होंगी, 21 घंटे देती हैं वीक में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप सब देख रहे हैं, ठीक है? मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, ये वो खातून है जो अपने टाइम को सही मैनेज कर सकती है, क्योंकि इसको पता लग गया कि मेरा कितना टाइम कहाँ पर जा रहा है, कितने घंटे में कहाँ पर दे रही हूँ। लेकिन एक इंसान को पता ही नहीं कि उसका कितना टाइम कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, इससे आपको ये भी पता लगेगा कि फ़ज़ूलियात में कितना टाइम जाता है। मिसाल के तौर पे आपको अपना स्क्रीन आवर लिखना चाहिए। जैसे आप अगर वीक का स्क्रीन आवर निकालें, और वो लेट्स से निकले 50 घंटे, तो ये बहुत ज़्यादा स्क्रीन आवर है। और 167 घंटों में से 50 घंटे एक बंदा मोबाइल पर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो बंदा फेलियर के लिए डिज़ाइन हुआ है। यानी वो बंदा अपनी ज़िंदगी को बहुत बड़े फेलियर की तरफ ले जा रहा है। इसका साफ-साफ ये मतलब है। तो इससे ये भी आपको पता लगेगा कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं या फेलियर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? और ये कुछ मिसालें मैंने आपको दी कि ये कामों का आप टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये फिर पाई चार्ट भी नज़र आ रहा है, 35% काम है, 30% स्लीप को दिया, ठीक है? अब हम बात करते हैं कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स की। देखिए, टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ी रुकावट जो है उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन को उर्दू में ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसके कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह आपके सामने रखता हूँ, उर्दू में आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली सुस्ती कह लीजिए, लेज़ीनेस कह लीजिए, या इसको ये कह लीजिए द आर्ट ऑफ डिलेइंग थिंग्स, यानी चीज़ों को लेट करना, चीज़ों को डिले करने को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। और ये हर इंसान करता है, कोई भी इंसान इतना कामिल नहीं है कि वो कभी प्रोक्रेस्टिनेट करे ही ना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? प्रोक्रेस्टिनेट। ज़रूरी नहीं, कुछ लोग इतने हाइपर हो जाते हैं चीज़ों को लेके, इतने वो 2+2 4 के मुताबिक चलने लगते हैं कि वो एक-एक चीज़, फिर वो डिप्रेशन में भी ज़्यादा जाते हैं। अगर उनके मुताबिक चीज़ें ना चलें, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड रूल्स हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है ना? तो वो फिर ये समझने लगते हैं कि एक-एक चीज़ रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए, एक-एक चीज़ टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक होनी चाहिए, तो उनका भी चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, ज़ाहिर है, और उनको डिप्रेशन भी ज़्यादा होती है।
तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि हम में से हर कोई कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेशन ज़रूर करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ये अच्छी आदत नहीं है, और बल्कि ये लेज़ीनेस और ये सुस्ती है, काहली है, और चीज़ों को डिले करने से आपको पता है कि नुकसान ही होता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट जो है वो अगर डेली नहीं पढ़ता थोड़ा बहुत, तो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ खड़ा हो जाता है, और उसके बाद फिर बहुत स्ट्रेस आता है। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसी आदत रखनी चाहिए कि चीज़ें इतनी डिले ना हो। तो उसके हवाले से मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ इंशाल्लाह, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो जो है इटालियन जो है एक टेक्निक है। असल में ये एक शख्स था, गालिबन उसका नाम है पोमोडोरो, उसी के नाम से ये टेक्निक बनी हुई है। तो उसने क्या किया था कि उसने एक प्रोडक्ट इजाद किया था, ये टमाटर की शेप का एक क्लॉक, एक स्टॉप वॉच इसको कह लें, एक अलार्म टाइप चीज़ है, जो कि इटली में जो औरतें थी, पुराने दौर की बात है, वो जब कुकिंग स्टार्ट करती थी, तो आपको पता है अक्सर औरतें जो है ना वो कहती हैं ज़रा टाइम नोट करना कुकिंग को, यानी 15 मिनट बाद मुझे रिमाइंड कराना, 20 मिनट बाद मुझे रिमाइंड कराना सालन के हवाले से। तो औरतें भूल जाती थी, सालन जल जाता था, तो उसने एक ये चीज़ इजाद की जो कि बड़ा हेल्पफुल रही उनके लिए, जो ख़वातीन जो है किचन में टाइम स्पेंड करती थी ज़्यादा, तो उनके लिए बड़ी मुफीद चीज़ रही कि उसने कहा कि आप इस पे अलार्म लगा लिया करें, और वो टमाटर की शक्ल का था तो ज़रा अट्रैक्टिव भी था वो क्लॉक, तो ये बड़ा बिका। तो वो ये था कि वो 20 मिनट का अगर अलार्म लगा लेती थी तो 20 मिनट बाद ये अलार्म बजना शुरू होता था, तो उन्हें याद आ जाता था कि अब नेक्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है? तो यहीं से ये पोमोडोरो टेक्निक निकली प्रोक्रेस्टिनेशन को हल करने के लिए, फाइट करने के लिए, और उसके नाम से इसलिए जोड़ दी गई क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत उसकी टेक्निक्स का इस्तेमाल है यहाँ पर, ठीक है? तो इजी पोमोडोरो सेटअप ये है इन शॉर्ट कि अगर आपने अपने दिमाग को ट्रेन करना है काम करने के लिए, फोकस डेवलप करने के लिए, असल में पोमोडोरो टेक्निक जो है ना, ये फोकस के लिए इस्तेमाल होती है। कई लोग आपको पता है फोकस लूज कर देते हैं, बहुत जल्दी उनका फोकस आउट हो जाता है, ठीक है? तो फोकस रहने के लिए दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, और वो ट्रेनिंग ये है कि आप कोई भी काम, कुकिंग हो, पढ़ाई हो, कोई भी काम जो आपने जो है वो फोकस के साथ करना है, तो आप जो है सबसे पहले 25 मिनट वो काम फोकस के साथ करें, ठीक है? आप जो है वो मोबाइल साइड पे रख दें, और 25 मिनट उस काम को फुल फोकस के साथ कीजिए, और आपको इसमें हिलना नहीं है, इधर उधर नहीं होना है, ये आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपने 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, क्योंकि साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि हर 25 मिनट बाद अगर 5 मिनट की ब्रेक ली जाए किसी काम में, तो उस काम में इंटरेस्ट भी बाकी रहता है, फोकस भी बाकी रहता है, और आपकी मोटिवेशन भी बाकी रहती है, ठीक है? तो 5 मिनट की आपने जो है ना वो फिर ब्रेक लेनी है, और फिर ये साइकिल आपने 4 बार रिपीट करना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक स्टूडेंट है, उसका एग्जाम है, अब एग्जाम के लिए उसने सारा दिन पढ़ना है, ठीक है? तो वो क्या करे कि वो 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट ब्रेक ले, फिर 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट ब्रेक ले, फिर 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट ब्रेक ले, फिर 25 मिनट पढ़े। 4 बार ये साइकिल रिपीट करना है, और 4 बार में वो 25-25 मिनट पढ़ रहे हैं और 5 मिनट ब्रेक ले रहे हैं। चौथे साइकिल के बाद उन्होंने आधा घंटा ब्रेक लेनी है। ये जो टेक्निक है ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे दिमाग भी फ्रेश रहता है, इससे चीज़ भी आपको अच्छी मेमोराइज हो जाती है, क्योंकि दिमाग फ्रेश रहेगा तो चीज़ उसके अंदर जाएगी। अदरवाइज आपको चीज़ भूल जाएगी, स्ट्रेस आएगा, आप थक जाएंगे, आप बहुत सी चीज़ें, यू गेट माय पॉइंट। तो ये बड़ी एक रिसर्च बेस्ड टेक्निक है जिसको पोमोडोरे टेक्निक कहते हैं, और ये मैंने लगाई हुई है, और ये वाकई बड़ी मुफीद है, ठीक है? तो 30 मिनट उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है, और उसके बाद चाहे आपने दोबारा ये साइकिल रिपीट करना है तो करें। तो एक तो ये पोमोडोरो टेक्निक है, और इससे आपका ब्रेन जो है ना वो ट्रेन होगा फॉर फोकस एंड फॉर टाइम मैनेजमेंट, और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत जो है इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी खत्म होगी, ठीक है? अब मैं कुछ और चीजें आपको अगर प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में समझाऊं, तो देखिए,
कुरान मजीद की आयत जो है ये प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अंटिल हत्ता के मौत जब उन तक आती है तो वो कहते हैं, ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। यानी वो इतना गुड डीड्स को डिले करते हैं, डिले करते हैं, डिले करते हैं, कल चेंज हो जाऊंगा, कल चेंज हो जाऊंगा, कल गुनाह छोड़ दूंगा, कल ईशा की नमाज पढ़ लूंगा, कल से फजर की नमाज पक्की, कल से पांचों नमाजें पक्की। करते 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 बुढ़ापा आ जाता है, और उसके बाद बुढ़ापा नहीं तो मौत आ जाती है। और जब मौत को वो देखते हैं, फरिश्ते जब आते हैं उनकी रूह कब्ज करने, तो अल्लाह वो मंजर बयान करते हैं, अल्लाह अकबर, कि वो इंसान कहता है कि ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे, अभी मेरी रूह को कब्ज ना कर, ऐ अल्लाह मुझे वापस जाने दे ताकि मैं कुछ नेक अमाल कर सकूं। तो ये हाइट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये सबसे बदतरीन प्रोक्रेस्टिनेशन है कि अच्छाई के कामों को डिले करना, ठीक है ना? और अल्लाह की अताअत को डिले करना, करते रहना, क्योंकि आपको पता है मौत का क्या पता, मौत कभी भी आ सकती है इंसान को, अल्लाह माफ करे, ठीक है? तो एक तो ये, उसके बाद जो है मैं आपके सामने 4 किस्म के प्रोक्रेस्टिनेशंस रखता हूँ, जो 4 रवैये हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से, आप इन पे गौर कीजिएगा। और मकसद ये है कि हमने अपना तज़किया करना है कि कहीं इनमें से किसी में हम तो नहीं आते, और कहीं न कहीं हम आएँगे, कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा, परफेक्शन मकसूद नहीं है। इवन मैं बहुत सी चीज़ें शायद इनमें से करता हूँ, ये जो 4 टाइप्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। असल में बताना मकसूद है कि अगर हम में है तो हम उसको कोशिश करें दुरुस्त करने की, ठीक है? तो पहला जो प्रोक्रेस्टिनेटर होता है उसको कहते हैं द परफॉर्मर। द परफॉर्मर वो किस्म का प्रोक्रेस्टिनेटर होता है जो 11th आवर पर्सन होता है, ठीक है? जो हर काम आखिरी घंटे में करता है, और वो करके बड़ा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ये हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, ठीक है? तो देखिए, ठीक है, आपने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वो आखिरी घंटे जो आपने काम लिया किया, और जो स्ट्रेस लिया आपने उसका, उसका आपकी सेहत पे कितना बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है। आपको पता है ज़्यादातर जो परफ़ॉर्मर्स होते हैं, आखिरी घंटे में काम करने वाले, आखिरी टाइम पर काम करने वाले, वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। उनको बहुत से सेहत के नुकसान आ रहे होते हैं, माइग्रेन होता है उन्हें, ब्लड प्रेशर होता है उन्हें, ठीक है ना? और उनको बहुत से और चैलेंजेस आते हैं। वो समझ ये रहे होते हैं कि हम बहुत बड़ी बला हैं और हम हर काम जो है ना आखिरी मौके पे कर लेते हैं। लेकिन असल में उसके उन्हें नुकसानात आ रहे होते हैं, जो आगे जाकर पता लगते हैं। और उनके साथ लोग नहीं चल सकते। लोगों को उनके साथ चलने में बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये वाली जो प्रोक्रेस्टिनेशन की टाइप है, ये ठीक है। हम में से कभी-कभी हर बंदा कभी आखिरी टाइम पे काम कर रहा होता है। मैं नहीं कह रहा ये कोई गुनाह का काम है या ये हराम है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाएँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी-कभी हम सब ये करते हैं, लेकिन इसको आदत नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे सेहत भी नुकसानदेह है, सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। और दूसरी बात ये है जी, कि आपके साथ लोग नहीं चल पाएँगे, ठीक है? तो लोगों का भी ख्याल करना चाहिए, टीम प्लेयर होना चाहिए इंसान को। उसके बाद द परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट वो प्रोक्रेस्टिनेटर होता है जो तब तक काम नहीं करता जब तक सिचुएशन परफेक्ट ना हो जाए, और उस वजह से वो डिले डिले डिले। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने कई लोग परफेक्शनिस्ट देखे होंगे, वो इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते कि जब तक दुनिया का बेस्ट जिम नहीं मिल जाएगा, जब तक दुनिया का बेस्ट ट्रेनर नहीं मिल जाएगा, जब तक दुनिया की बेस्ट डाइट प्लान नहीं मिल जाएगी, तब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और ये करते 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 इतना डिले हो जाता है कि वो कभी भी नहीं करते। इसी तरह कुछ लोगों ने दीन पढ़ना है, तो वो इस तलाश में होते हैं कि दुनिया का बेस्ट टीचर मिल जाए, दुनिया का बेस्ट इदारा मिल जाए, बस ये वाला बंदा मुझे दीन पढ़ा दे, और जो है ना वो मैं ये वाली किताब पढ़ लूँ, और इस तरह शुरू उन्होंने अपने ज़हन में एक परफेक्ट खाका बनाया होता है। और जब तक वो परफेक्ट खाका पूरा नहीं हो रहा होता, तब तक जो है वो अ, दीन पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करते, ठीक है? देखिए, अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों को प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बुलाते हैं कि इतना ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए चीज़ों को, आपको चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। तो कभी-कभी हम बहुत परफेक्शनिस्ट होकर चीज़ों को डिले कर रहे होते हैं।
इसी तरह जो है वो ओवरबुकर वो इंसान होता है। जी। ओवरबुकर वो इंसान होता है जो शो ये करता है कि वो हर वक़्त बिज़ी है, लेकिन असल में वो बिज़ी नहीं होता है। इनफैक्ट उसका जो है वो 90% टाइम इसी में गुज़रता है, दिखाने में कि मैं बिज़ी हूँ। और ये ज़्यादातर नौजवान आपने देखा है वो इस प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं कि जब उनके एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो ये शो करते हैं वो पढ़ रहे हैं और वो पूरी दुनिया में ऐलान कर रहे होते हैं मेरे एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन अगर वो देखें असल में तो शायद वो 5 मिनट दिन में पढ़ते होंगे या 15 मिनट पढ़ते होंगे और बाकी टाइम वो ऐलान करते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? तो असल में नुकसान ये होता है कि उनका सारा टाइम इसी में लग रहा होता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, बिज़ी हूँ और उन्होंने 10 चीज़ों में हाथ भी जो है ना डाला होता है लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा होता। तो ये भी एक किस्म की प्रोक्रास्टिनेशन है। उसके बाद द नोवेल्टी सीकर। नोवेल्टी सीकर वो लोग हैं, वो किस्म का प्रोक्रास्टिनेटर है जो हर नई चीज़ के पीछे लग जाते हैं और पिछली चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है, ठीक है? यानी उनको ये आदत होती है कि टाइम फॉर समथिंग न्यू, जैसे यहाँ पे लिखा है ना टाइम फॉर समथिंग न्यू। वो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी किसी चीज़ से और फिर वो नई चीज़ ढूँढते हैं और फिर वो नई चीज़ से भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, फिर वो उससे नई चीज़ ढूँढते हैं। लिहाजा उनसे कुछ भी नहीं होता और वो वहीं के वहीं होते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया होता है। आजकल नौजवानों में आपको ये रवैया देखने को मिलता है, वो एक कोर्स शुरू करते हैं, 2 क्लासों बाद छोड़ देते हैं, उसके बाद एक नया ट्रेनर आता है, फलाना ई-कॉमर्स का कोर्स कर लो, वो उसके पीछे लग जाते हैं, फिर एक नई वीडियो आती है, ये चल रहा है, वो उसके पीछे लग जाते हैं। इसको कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। यानी हर शाइनी ऑब्जेक्ट को वो देखते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं और एंड में कुछ भी नहीं होता। असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखिए कि देखो बेहतरीन अमाल वो हैं जो चाहे कम है लेकिन तसलसल के साथ है। तो सबसे ज़्यादा कमी हमारे नौजवानों में तसलसल की है और मैंने एक पूरी क्लास में आपको तसलसल के तरीके बताए थे कि इंसान किस तरह से इंशाल्लाह जो है वो कंसिस्टेंसी अपना सकता है, ठीक है? तो ये 4 प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं और देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन का जो है वो सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि इंसान जो है वो वाला काम ये जैसे आपको एक कोट नज़र आ रहा है बहुत खूबसूरत, वो ये है कि टुमारोज़ वर्क डू टुडे। कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो और अभी का काम फ़ौरन करो। ये है असल में बहुत ज़बरदस्त टिप। टुमारोज़ वर्क डू टुडे, टुडेज़ वर्क डू नाउ एंड नाउज़ वर्क डू इमीडिएटली। ठीक है? इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स देता हूँ और फिर बात को जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म भी करते हैं। ये प्रायोरिटी मैट्रिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द टास्क कि टास्क कितना ज़रूरी है। एक्स एक्सिस पे हाउ अर्जेंट इज़ द टास्क, टास्क कितना अर्जेंट है। देखिए जो टास्क इम्पोर्टेंट भी बहुत है, अर्जेंट भी बहुत है। हाई इम्पोर्टेंस ऊपर जाएँ तो इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, इधर आगे बढ़ें तो अर्जेंसी कम हो रही है और अर्जेंट तो जो टास्क हाई अर्जेंट है, हाई इम्पोर्टेंट है वो ये है, रेड, ठीक है? रेड क्वाड्रेंट, उसको सबसे पहले कीजिए। उसके बाद जो टास्क हाईली इम्पोर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट इतना नहीं है, उसको नेक्स्ट कीजिए, ठीक है? उसके बाद जो टास्क हाईली अर्जेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, उसको थर्ड पे कीजिए। जो टास्क ना इतना अर्जेंट है, ना इतना इम्पोर्टेंट है, उसको बाद में कीजिए या कीजिए ही ना, या उसको डेलीगेट कर दें, किसी की ज़िम्मेदारी लगा दें। अब आप अपना टाइम मैनेज करें इस प्रायोरिटी मैट्रिक्स को सामने रख के। अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। नमाज अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, उसको इधर रखिए। नमाज, ठीक है? कुकिंग डिले हो सकती है, कुकिंग अर्जेंट भी है और कुछ इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको सेकंड पर ले आइए, लेकिन नमाज पहले है, ओके? इसी तरह जो है वो अगर मैं आपसे कहूँ पेरेंट्स की खिदमत करना, पेरेंट्स को रोज़ाना लेट्स से उनके साथ बैठ के कुछ 5 मिनट 10 मिनट बात करना या उनको दवा देना। अच्छा ये शायद इतना अर्जेंट नहीं है क्योंकि अभी उनकी हेल्थ ठीक है, अभी उन्होंने आपसे कोई शिकायत भी नहीं की तो इसकी अर्जेंसी लो है, इसीलिए ये सेकंड में आ रहा है, ठीक है? इसकी अर्जेंसी तो लो है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत है। ये आपके ग्रोथ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप नेक्स्ट पर लाइए, ठीक है? यानी दोस्तों के साथ बाहर जाना, हैंग आउट करना, ये हो सकता है बहुत अर्जेंट है, लेकिन क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है?
क्या दोस्तों के साथ बाहर जाने से आपको बहुत अल्लाह की रज़ा मिल रही है? सोचने की ये ज़रूरत है, ठीक है? तो इसलिए वो बाद में आ सकता है। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो प्रायोरिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इस पर मज़ीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए मैंने आपको जो है वो पोमोडोरो टेक्नीक और प्रायोरिटी मैट्रिक्स समझाया। इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और अपने वक़्त का इस्तेमाल, अपने वक़्त का एनालिसिस करना, इस पर भी मैंने बात की इंशाल्लाह। तो आप लोग इस पर भी गौर कीजिएगा और टाइम एनालिसिस कीजिएगा। एंड में कोई सवाल है तो हमारे पास 4 साढ़े 4 मिनट हैं। जी। सर चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सारी। आज वाली क्लास बस बहुत ज्यादा रिलेटेबल थी और आपने हमें अच्छी तरह एक्सपोज कर दिया है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हम सबको तौफीक दे टाइम मैनेज करने की। गलतियां हम सबसे होती हैं, देखिए हम इंसान हैं, परफेक्शन मकसूद नहीं है। हमारा मकसद है हम अपने आप को बेहतर बनाएं और हमें वो टूल्स पता हों प्रोडक्टिविटी के, जिससे हम अपने आप को इंशाल्लाह मज़ीद प्रोडक्टिव कर सकते हैं और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जी, और कोई इंशाल्लाह सवाल सर। किसी का? ऐसा है हम में से जो अक्सर होते हैं, लाइक हम ये करते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं कि डेडलाइन से कुछ दिन पहले पहले मतलब कि एक दिन पहले आप कर रहे हैं, तो वो भी जी मतलब द परफॉर्मर में आ जाता है फिर। जी, परफॉर्मर में आ जाता है और कोई बात नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज किया था कि ये हम सब कभी ना कभी करते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अच्छी बात है कभी कभी इंसान अगर लास्ट मोमेंट में भी चीज कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, काम तो हो गया। लेकिन मैं आपको समझा ये रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इस तरह चलेंगे ना कि हर काम एंड पे हो रहा है, तो आपकी सेहत को नुकसान होगा, क्योंकि उसका स्ट्रेस आता है और उसमें इंसान बोझ ज्यादा लेता है, फिर उसको पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, ठीक है ना? तो उसके कुछ नुकसानात हो जाते हैं। तो कभी कभी तो चले ठीक है, लेकिन ये कि अगर उसको आदत बना लिया जाए तो फिर ये कोई अच्छी चीज नहीं है। उसका हल ये है कि टाइम पर काम किया जाए, सीधी सी बात है। जी, और कोई सवाल? आप लोग जो है वो एक काम कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में आप जो है वो मुझे कुछ बताइएगा सूरह अल असर की रोशनी में कुछ गोल्स बनाकर। और जो है मैं आपसे ये भी पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में कि आप लोगों ने अपना एक वीक का टाइम एनालाइज किया है कि नहीं किया है। और कुछ लोगों से मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा ड्यूरिंग क्लास कि अगर वो कंफर्टेबल हैं तो ज़रूर अपनी रूटीन शेयर करें। शायद उनकी रूटीन से दूसरों को कुछ मोटिवेशन भी मिले या हो सकता है कुछ तरगीब मिले। तो ये आपने नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करके आना है। अपने एक वीक का टाइम एनालिसिस करना है। और मैंने स्लाइड्स शेयर कर दी हुई हैं वहाँ पर LMS पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें तो ये आप देख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट चार्ट। दूसरा मैंने वाइवा के नंबर भी अपलोड कर दिए थे वहाँ पर। तो ये आपका होमवर्क है सूरह अल असर की रोशनी में कुछ गोल्स के हवाले से। और प्रायोरिटी मैट्रिक्स को भी ट्राई कीजिए इंशाल्लाह, ठीक है ना? जो काम बहुत सर ज़रूरी हैं, बहुत अर्जेंट भी हैं, उनको पहले कीजिए। जो काम इतने अर्जेंट नहीं है लेकिन ज़रूरी बहुत हैं, जैसे मैंने एक मिसाल दी, माँ बाप की डेली कुछ ना कुछ खिदमत करना इतना अर्जेंट तो नहीं है, लेकिन शायद ज़रूरी बहुत है अल्लाह की नज़र में भी। तो उसको मेरा ख्याल तरजीह ज़रूर देनी चाहिए, ठीक है? तो ये भी आप कोशिश कीजिएगा ज़रा सॉल्व करने की इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से। सर ये होमवर्क जो है काइंडली ग्रुप में एक दफा ना वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। किस ग्रुप में? आप जो है वो ESK वाले ग्रुप में या ये जो यस सेमेस्टर? सर, ईएसके वाले ग्रुप में वो जो। इंशाल्लाह। सही है, सूरज सर का दोबारा बता दीजिएगा। सूरह अल असर में 4 गोल्स दिए अल्लाह ने: ईमान, अमल साले, वतवासौ बिल हक्की, वतवासौ बिस सब्र। उसकी रोशनी में आपने गोल्स बनाने हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि किस तरह ये 4 चीज़ें अचीव की जा सकती हैं लाइफ में। जज़ाकल्लाह खैर, टाइम ख़त्म हो गया है। सलाम वालेकुम।